नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ये अगला वीडियो लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 38 से आगे की जो कथा है उस पर डिस्कस करेंगे। यह जो पूरी सीरीज है इसका पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का है और इसे बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया जाता है। अब आगे बढ़ें इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के बारे में जो कि पेड भी हैं और फ्री वाले भी हैं। तो देखिए, जो पेड ग्रुप है उससे अगर आप जुड़ने की इच्छा रखते हैं, इतने तरह के प्रोग्राम चलते हैं यहाँ, डिफरेंट टाइप के प्रीलिम्स के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए, सबके लिए चलता है, टेस्ट सीरीज भी चलती है। तो इनसे अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं 2 नंबर हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। ये तो बात हुई पेड ग्रुप की। इसके अलावा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ जितने भी नोटिफिकेशन आपसे शेयर किए जाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगे, अद्यतन रखेंगे। नई नई सूचनाएं आप तक समय से पहुँचती रहेंगी। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा चैनल सक्रिय है, तो हमारी सक्रियता में आप भी भागीदार बनिए। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ बने रह सकते हैं। वहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। यूट्यूब पर वर्तमान में ऑफिशियली हमारे 4 चैनल चल रहे हैं, तो उन चारों से आप जुड़ जाइए, उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है और वीडियोस भी हमेशा कम्प्लीटली फ्री थे, हैं और रहेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। वीडियोस को बार बार देखिए, सुनिए और उससे नोट्स बनाइए। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो वो आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे और आपके लिए रिवीजन के पर्पज से काफ़ी काम आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करने में मत चूकिए और अगर आप ठीक समझते हैं तो शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुंचेगा और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सुझाव देने की आवश्यकता है, वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये कुछ बातें हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, ये एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये वेबसाइट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, ये वेबसाइट है। तो इस लिंक पर आप क्लिक करके, या यहाँ से नहीं बल्कि आप लिंक को टाइप करके वहाँ सर्च करके इसे देख सकते हैं। वेबसाइट पे तरह तरह की जानकारियाँ हैं, चैनल से जुड़ी हुई, और वीडियोस हैं, पीडीएफ हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो वेबसाइट पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो पेड ग्रुप है उनसे जुड़ने के लिए नंबर आपको ऊपर दिखाए ही गए थे। तो ये वेबसाइट है, यहाँ से भी आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको उस पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों को देखिए और बताइए। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि बलक्तगीन की मृत्यु, बलक्तगीन जो था उसकी मृत्यु 970 ईस्वी में हो जाती है। 970 एडी में वह मर जाता है। इसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें कहा गया है कि पिराई वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ अलप्तगीन। पिराई जो था वो अलप्तगीन का सबसे छोटा बेटा था। तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि पिराई असेंडेड द थ्रोन इन 977 एडी। पिराई जो था वो सिंहासन पर 1977 में, माफ कीजिएगा 977 में आसीन हुआ था। 977 ईस्वी में, एडी का मतलब क्या, एनो डोमिनी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ईस्वी में है, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख है। तो पिराई जो है वो सिंहासन पर, थ्रोन पर आसीन होता है, आरूढ़ होता है, कब, 977 ईस्वी में। इसके बाद चौथा वाला स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया है कि सुबुक्तगीन वाज अ स्लेव ऑफ अलप्तगीन। सुबुक्तगीन जो था वो अलप्तगीन का स्लेव था, उसका दास था। ये 4 स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो करेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी है। स्टेटमेंट आपके सामने है और जो ऑप्शन है वो भी आपके सामने है, देख लीजिए। तो दोस्तों, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही झूठ बोल रहे हैं, तीनों ही गलत है और हमें गलत नहीं चुनना, हमें सही चुनना है। तो इसमें सिर्फ चौथा वाला जो है वो एकदम सही बोल रहा है। 4th वाला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। और अगर सिर्फ चौथा वाला सही है, सिर्फ 4th वाला करेक्ट है, तो इसके आधार पर इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला होगा। इसका उत्तर होना चाहिए ए। ए का मतलब सिर्फ चौथा स्टेटमेंट इसमें सत्य बोल रहा है। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर होगा ए। और बाकी तीनों गलत क्यों हुए, तो बलक्तगीन की मृत्यु 970 ईस्वी में नहीं होती है, ये 972 ईस्वी में मरता है, 2 साल बाद मरता है। यहाँ 2 साल पहले ही मार दिया गया। इसके बाद जो दूसरा वाला है कि पिराई वाज द यंगेस्ट सन ऑफ अलप्तगीन। पिराई जो था वो अलप्तगीन का यंगेस्ट सन नहीं था, बल्कि उसका स्लेव था, उसका गुलाम था। इसके बाद जो 3rd वाला है उसमें कहा गया है कि पिराई असेंडेड द थ्रोन इन 977 एडी।
पिराई जो था वो सिंहासन पे 977 ईस्वी में विराजमान हुआ था, ये गलत है। 977 में तो उसे हटा दिया गया था, उसे वहां से बेदखल कर दिया गया था। हाँ, चौथा सही है, चौथा वाला एकदम सही है। उसमें कहा गया है कि सुबुक्तगीन ये जो था ये अलप्तगीन का स्लेव था और बाद में इसका दामाद बन जाता है, सन इन लॉ बन जाता है और यही शासक बन जाता है। यहाँ से फिर आगे की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बलक्तगीन की मृत्यु 972 ईस्वी में होती है। इसके बाद पिराई के बारे में दिया हुआ है कि ये अलप्तगीन का स्लेव था और सुबुक्तगीन ने थ्रोन को टुक ओवर कर लिया बाय रिमूविंग पिराई इन 977 AD। यहाँ पर जो 977 की तारीख दी हुई है, मतलब 977 ईस्वी की जो तारीख दी है, उस तारीख पर पिराई का राज्याभिषेक नहीं होता है, बल्कि उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है। तो वहाँ गलत दिया हुआ था और उसे सिंहासन से हटाकर थ्रोन से बेदखल करके सुबुक्तगीन जो है यहाँ कब्जा कर लेता है। और सुबुक्तगीन अलप्तगीन का स्लेव था, बाद में ये इसका सन इन लॉ बन जाता है। और इसे खरीदा कहाँ से गया था? पहले के समय में मनुष्यों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। गुलाम या स्लेव बनाकर उनका सामान की तरह बिक्री और खरीद होता था, क्रय विक्रय होता था, जैसे कि वो कोई चीज़ हो, जिंदा चीज़ ना हो बल्कि कोई निर्जीव वस्तु हो। तो इसी प्रकार से यहाँ सुबुक्तगीन भी एक दास था, स्लेव था और अलप्तगीन ने उसे खरीदा था। नासिर हाजी नाम के एक व्यापारी से उसे खरीदा था और बाद में यह शासक बन जाता है। पहले उसका दामाद बनता है और फिर राजा बन जाता है। तो ये जानकारियां थी और इसके आधार पे हमने ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, यानी सिर्फ इसमें चौथा सही है, बाकी तीनों गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा असत्य है। ये क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए। यहाँ पर सुबुक्तगीन के बारे में जानकारी दी हुई है, क्योंकि यही राजा बना था। पिछली बार जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि यही राजा बनता है लास्ट में। 977 में ये पिराई को हटाकर खुद राजा बन जाता है। तो अब इसी के बारे में देखना है। तो विथ रेफरेंस टू सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन को यहाँ रेफरेंस बनाकर उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए। पहला जो है उसमें कहा गया है कि अलप्तगीन गेव हिम द टाइटल ऑफ अमीर उल उमरा। अलप्तगीन ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि से, टाइटल से नवाजा था, ऐसा दिया हुआ है। अमीर उल उमरा ये काफी सम्मानित, काफी प्रतिष्ठित उपाधि होती थी। इसके बाद सेकेंड वाला जो है उसमें कहा गया है कि इन हिज टाइम, उसके समय में, द रूलर ऑफ हिंदूशाही डायनेस्टी, हिंदूशाही जो राजवंश था, हिंदूशाही जो डायनेस्टी थी, उसका रूलर उस समय आनंदपाल था। जिस समय सुबुक्तगीन का शासन था गजनी वाले क्षेत्र में, ठीक उसी समय हिंदूशाही राजवंश जो उस एरिया का था, मतलब फैला हुआ था, दोनों की सीमाएं आपस में टकराती थी, ये आपने पीछे देखा था। तो यहाँ पर जो रूलर था वो आनंदपाल था, ऐसा कहा गया है। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने इंडिया का जो बॉर्डर था उस पर पहली बार आक्रमण किया था। फर्स्ट चांस था जिसमें कि इसने पहली बार अटैक किया था इंडिया के बॉर्डर पे, इंडियन बॉर्डर पे। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें कहा गया है कि द वार बिटवीन सुबुक्तगीन एंड हिंदूशाही रूलर टू प्लेस नियर गजनी एंड लंगमान, मतलब जो लड़ाई हुई थी सुबुक्तगीन और हिंदूशाही शासक के बीच में, शासक कौन था ये हम अभी देखेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो गजनी और लंगमान के पास में हुआ था, जो स्थान था वो यही क्षेत्र था। अब आपको ये बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से सुबुक्तगीन के बारे में, सुबुक्तगीन को यहाँ ध्यान में रखिएगा, उसके बारे में कौन सा करेक्ट है। चार स्टेटमेंट्स हैं और ये आपके ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। ऑल वाला विकल्प भी है और बाकी जो है उसमें कोई एक सही हो सकता है या एक से ज़्यादा ठीक हो सकते हैं। ये आपके विकल्प हैं और ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब है पहला, तीसरा और चौथा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम राइट है, करेक्ट है। लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। आइए देखते हैं कैसे और कौन सा स्टेटमेंट है, किसकी बात की जा रही है। तो जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि इन हिज टाइम, यानी सुबुक्तगीन के समय की बात की जा रही है। तो उस समय हिंदूशाही डायनेस्टी का, यानी हिंदूशाही राजवंश का जो रूलर था वो आनंदपाल था। यहाँ आनंदपाल रूलर नहीं था, शासक नहीं था। उस समय जो शासन था वो जयपाल का था। यहाँ आनंदपाल की जगह क्या होगा, जयपाल होगा। तो इसलिए जो सेकंड वाला है वो रॉन्ग हो जाता है, बाकी जो है वो एकदम ठीक है। पहला वाला सही है कि अलप्तगीन ने इसे, यानी सुबुक्तगीन को अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजा था। इसके बाद 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन ये इंडिया के बॉर्डर पे पहली बार आक्रमण करता है, अटैक करता है। और सुबुक्तगीन और हिंदूशाही शासक के बीच में, शासक कौन था, जयपाल था। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वो गजनी और लंगमान वाले क्षेत्र के पास में होता है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा, जिसमें कहा गया है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन।
जयपाल वॉज द रूलर ऑफ हिंदूशाही डायनेस्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुबुक्तगीन। जयपाल जो था वो रूलर था हिंदूशाही डायनेस्टी का सुबुक्तगीन के टाइम पीरियड में, सुबुक्तगीन के समय में। ये बात है, वहां आनंदपाल दिया हुआ था इसलिए गलत हो गया। द वार बिटवीन सुबुक्तगीन एंड हिंदूशाही रूलर जयपाल टुक प्लेस नियर गजनी एंड लंगमान। इन दिस वार जयपाल वॉज फोर्स्ड टू अ ट्रीटी। इसमें कुछ खास बातें कही गई हैं। पहले तो ये बताया गया है कि जो हिंदूशाही रूलर था जयपाल, उसके साथ सुबुक्तगीन का युद्ध होता है, लड़ाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि गजनी वाला जो शासन था, मतलब राजवंश था, उसकी सीमाएं हिंदूशाही राजवंश से टकराने लगी थी। दोनों का बॉर्डर आपस में यहाँ पे कोलाइड होने लगा था, और जो कोलाइजन था वही यहाँ युद्ध की वजह बनता है। टकराव जो था, सीमाओं का टकराव था, कुछ क्षेत्रों के बीच में विवाद होता था, और उसी के चलते यहाँ लड़ाई छिड़ी। जो लड़ाई हुई, मतलब जो वार हुई, यहाँ पे लड़ाई हुई, उसमें सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में युद्ध होता है, और इसमें सुबुक्तगीन भारी पड़ता है, वो ज़्यादा ताकतवर सिद्ध होता है, और ऐसी स्थिति में जयपाल को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो मजबूर हो जाता है कि वो ट्रीटी कर ले, संधि कर ले, नहीं तो उसे अपने राज्य से और अपनी प्रजा से हाथ गंवाना पड़ेगा, मतलब हाथ धोना पड़ेगा। ये हमने यहाँ देखा, तो इसमें जानकारी यही प्राप्त होती है कि जो हिंदूशाही राजवंश था, उसके रूलर के तौर पे तत्कालीन शासक वहाँ पे जयपाल था, न कि आनंदपाल, और बाकी जो जानकारियाँ थी वो सही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ये आपका क्वेश्चन था। चलते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर। इसमें यह कहा गया है कि टू डिफीट सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन को हराने के लिए जयपाल फॉर्म द यूनियन, जयपाल ने यूनियन बनाई, संघ बनाया। कोई राजा जब कमजोर पड़ता था तो अपने मित्र राज्यों से मदद मांगता था। लड़ाई के समय दुश्मन को हराने के लिए अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से मदद मांगता था। और मित्र कौन होते थे? पड़ोसी राज्य होते थे। जो अन्य राजा होते थे वही सहयोग करते थे। तो यहाँ पर एक यूनियन बनाई गई, और यूनियन बनाकर जयपाल ने सुबुक्तगीन के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन इसमें भी वो हार जाता है, और हारने का काफी गंभीर परिणाम होता है, उसे एक बड़ा क्षेत्र गंवाना पड़ता है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि कौन से रूलर्स या कौन से राज्य थे जिन्होंने इसे सहयोग किया, जो कि इस यूनियन का हिस्सा थे। यहाँ नाम दिया हुआ है, 4 राज्यों का नाम है, अजमेर है, कालिंजर है, गुजरात है और कन्नौज है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से थे जिन्होंने इस यूनियन में सपोर्ट किया था। देख लीजिए और बताइए। और ये लड़ाई थी सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि 1, 2 एंड 4 ओनली, मतलब पहला, दूसरा और चौथा, ये जो नंबर है, इस नंबर पर जो राज्य दिए हुए हैं, जो शासक मतलब शासन क्षेत्र दिए हुए हैं, वहां के लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया था। पहला, दूसरा और चौथा, मतलब अजमेर के शासक ने इन्हें सहयोग दिया था, यूनियन में वो भागीदार था। अजमेर था, कालिंजर था और कन्नौज था, लेकिन गुजरात इससे बाहर था, गुजरात इससे तटस्थ था, बाहर था, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। बाकी तीनों जो थे यहाँ जुड़े हुए थे, लेकिन इनकी हार होती है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देखिए। देयर वॉज अ वार बिटवीन द टू का मतलब यहाँ पे क्या, 2 की बात की जा रही है। तो 2 कौन है? एक तो यूनियन है जिसका लीडर यहाँ पे जयपाल था, बाकी जो राजा थे वो सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरे नंबर मतलब दूसरे पक्ष में यहाँ पे सुबुक्तगीन मौजूद है। तो 2 में 2 लोग हैं, एक तो यूनियन है, दूसरा मतलब हिंदूशाही यूनियन है, और दूसरा सुबुक्तगीन है। लंगमान के पास ये युद्ध होता है, बट द यूनियन वॉज डिफीटेड, लेकिन यहाँ पर यूनियन पराजित हो जाती है। जो संघ था राजाओं का वो हार जाता है। सुबुक्तगीन टुक ओवर ऑल द एरिया बिटवीन लंगमान एंड पेशावर, और पेशावर से लेकर लंगमान के बीच का जितना भूभाग था, जितना क्षेत्र था, उस पर सुबुक्तगीन कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से इन्हें एक बड़े भूभाग से हाथ गंवाना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है। ये हमने देखा। यहाँ पे आंसर जो होगा इसका ए वाला होगा, यानी 1, 2 एंड 4 ओनली इसमें करेक्ट है। जो थर्ड वाला है वो सही नहीं है, मतलब गुजरात का इससे कोई संबंध नहीं था। 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ ये कहा गया है कि विथ रेफरेंस टू सुबुक्तगीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सुबुक्तगीन के बारे में यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। देख लीजिए, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, 4 नहीं है, और इन तीनों को आपको देखना है, करेक्ट की तलाश करनी है। और सुबुक्तगीन के बाद ही समय आता है महमूद गजनबी का, और वहां से लूटपाट का जो दौर है वो आरंभ होता है। तो देख लीजिए, सुबुक्तगीन के बारे में, ही डाइड इन 997 AD, मतलब 997 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कहा गया है कि ही हैड 2 सन्स, इसके 2 बेटे थे। और तीसरा वाला जो है उसमें कहा गया है कि ही मेड हिज यंगर सन हिज हेयर, मतलब इसने कहा, स्टेटमेंट ने कहा कि इसने अपना सक्सेसर, सुबुक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे को बनाया था। ये 3 जानकारियां दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है।
विकल्प देख लीजिए, 1 वनली, 2 एंड 3 वनली, 3 वनली या फिर ऑल। ये विकल्प हैं आपके, ऑप्शंस हैं और ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। इसकी मृत्यु 997 ईस्वी में होती है। इसके 2 बेटे थे और इसने अपने छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑल वाला, यानी सभी सही है। जितने स्टेटमेंट हैं वो सभी ठीक है। इसके 2 बेटे थे, एक तो इस्माइल था जो कि छोटा था और महमूद जो था वो बड़ा था। 2 बेटे थे। तो आइए उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और जानते हैं कि इसमें सही क्यों बताया गया है। तो सुबुक्तगीन हैड 2 सन्स। सुबुक्तगीन के 2 बेटे थे, एक तो महमूद था और दूसरा इस्माइल था। ही वॉज मोर अफेक्शनेट टू यंगर सन इस्माइल। यहाँ पर आई भी कैपिटल दिया है और यस भी कैपिटल दिया है, तो यहाँ ये यस जो है ये कैपिटल लेटर का नहीं होगा। किसी का भी नाम हम लिखते हैं तो वहाँ पर जो पहला अक्षर होता है, पहला जो अल्फाबेट होता है उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहाँ दोनों कैपिटल कर दिया है, तो ये ग्रामर का मिस्टेक है। फिलहाल देखिए, सुबुक्तगीन हैड 2 सन्स। सुबुक्तगीन के 2 बेटे थे। यहाँ पे महमूद और इस्माइल दोनों के नाम दिए हुए हैं। महमूद बड़ा था और इस्माइल छोटा था और यह अपने छोटे बेटे की ओर झुका हुआ था, यानी इस्माइल से ज़्यादा प्रेम करता था, उससे ज़्यादा लगाव रखता था। आमतौर पर ऐसा ही होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने छोटे बेटे की ओर ज़्यादा झुके हुए होते हैं। छोटे बेटे या छोटी संतान की ओर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी ओर उनका ज़्यादा जुड़ाव या झुकाव होता है। ऐसा एक सामाजिक परंपरा के तौर पे चला आ रहा है और हम प्रायः ऐसा देखते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जो मझले बेटे होते हैं और जो बड़े वाले होते हैं उनसे लगाव ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, प्रेम सबसे करते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में किससे करते हैं, तो छोटे वाले से करते हैं। वही चीज़ यहाँ भी थी। सुबुक्तगीन के 2 बेटे थे और वह अपने छोटे बेटे से ज़्यादा लगाव रखता था, इस्माइल से। ही वॉज मोर अफेक्शनेट टू हिज यंगर सन इस्माइल, मतलब वह अपने छोटे बेटे इस्माइल से ज़्यादा जुड़ा हुआ था और यही वजह थी कि उसने इसे अपना सक्सेसर अपॉइंट किया, मतलब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया अपनी मृत्यु से पहले, अपने मरने से पहले। लेकिन मरने के बाद क्या होता है, महमूद को गुस्सा आता है, वो बड़ा रहता है, उसको लगता है कि अधिकार उसका होना चाहिए और वो अपने छोटे भाई को मार के भगा देता है। छोटे भाई को वहाँ से खदेड़ देता है, युद्ध लड़ा जाता है दोनों के बीच में। यहाँ आप देख लीजिए, महमूद डिफीटेड इस्माइल इन बैटल, युद्ध में यह इस्माइल को हरा देता है। एंड टू कंट्रोल ऑफ हिज फादर्स किंगडम एट एज ऑफ 27 ईयर्स। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं रहती है, 27 साल की उम्र रहती है और इस अवस्था में ये अपने पिता के राज्य पर कब्जा कर लेता है, अपने भाई को वहाँ से भगाकर। ये पूरा इतिहास है और यहाँ से तब महमूद गजनवी का जो दौर है वो स्टार्ट होता है, यानी लुटेरों का जो दौर है वो स्टार्ट होता है। भले ही ये राजा रहा हो, अपने देश का राजा रहा होगा, लेकिन अपने देश में, मतलब हमारे देश में, वो अपने देश का राजा रहा होगा, हमारे देश में यानी भारत में ये लुटेरे की हैसियत से आया था, तो हम इसे लुटेरा ही कहेंगे और कोई भी इसे लुटेरा ही कहेगा। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे ये अपने फादर के किंगडम पे कब्जा कर लेता है और इसका जो आंसर है वो डी वाला होगा, यानी ऑल वाला विकल्प इसमें हम चुनेंगे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही है। 42 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। विथ रेफरेंस टू महमूद गजनवी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। अब यहाँ से महमूद गजनवी स्टार्ट होता है, यानी वही महमूद है, ये जो बड़ा बेटा था सुबुक्तगीन का, उसी की बात की जा रही है। तो जब वह गजनी का शासक बनता है तो यहाँ गजनवी उपाधि वो धारण करता है, महमूद गजनवी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बारे में कुछ कथन है। इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में होता है। 971 ईस्वी में 1 नवंबर को ये पैदा होता है, 1 नवंबर को। इसके बाद ही इज आल्सो कॉल्ड महमूद ऑफ जुबली, इसकी एक और उपाधि रहती है। इसके बाद आफ्टर डिफीटिंग ब्रदर इस्माइल ही एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। अपने भाई इस्माइल को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद इट बिलीव टू बी द फर्स्ट रूलर टू होल्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान। ऐसा माना जाता है या ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह पहला रूलर था, पहला शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि को धारण किया था, सुल्तान की टाइटल को इसने होल्ड किया था, धारण किया था। अब आपको ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से, ये जो 4 कथन है, 4 वाक्य हैं, इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। जो गलत हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो गलत है उसका चुनाव हमें करना है, सही की तलाश नहीं करनी, गलत की तलाश करनी है, यानी नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है। चारों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये महमूद गजनवी के बारे में कहे गए हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में उसके जन्म की तारीख बताई गई है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में उसकी एक टाइटल का नाम दिया गया है, तीसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि वह अपने भाई को जब हरा देता है, इस्माइल को हरा कर भगा देता है वहां से, तो तब यह सुल्तान की उपाधि को धारण करता है। इसके बाद जो चौथा वाला स्टेटमेंट है उसमें यह कहा गया है कि यह पहला रूलर था, ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा माना जाता है कि यह पहला शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि को धारण किया था, उसे होल्ड किया था।
आप बताइए इसमें से जो नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो कौन सा है? प्रश्न आप देख रहे हैं, विकल्प भी आप देख रहे हैं, और इसका जो सही आंसर होगा होगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि जो तीसरा है वो नॉट करेक्ट है। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। थर्ड वाला है कौन सा? तो आफ्टर डिफीटिंग ब्रदर इस्माइल, अपने भाई इस्माइल को हराने के बाद, ही एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान, यह सुल्तान की उपाधि धारण करता है। ये सही नहीं है। सुल्तान की उपाधि ये धारण उस समय नहीं करता है, ऐसा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो गलत है। तो इसमें जो थर्ड वाला है वो गलत है और हमें गलत ही चुनना था। तो जब गलत चुनना था तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो सही आंसर होगा वो बी होगा। इसे हम देख रहे हैं। तो आइए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू तारीख है, अब महमूद गजनबी के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लीजिए। देखिए, महमूद गजनबी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को होता है। यहाँ जो तारीख दी है वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि ही इज आल्सो कॉल्ड महमूद ऑफ जुबली, इसे जुबली का महमूद कहा जाता था, और ये सही है। तो ऐसा क्यों कहा जाता था? इसे जुबली का महमूद क्यों कहा जाता था? जुबली से इसका क्या संबंध है? तो इसकी जो माँ थी, इनकी जो मदर थी, वो जुबलिस्तान या जबुलिस्तान की रहने वाली थी और काफ़ी अमीर घर की थी। मतलब इनका जो मायका था वो बहुत ज़्यादा अमीर था, और इसी वजह से इसे जुबली का महमूद भी कहा जाता था। और इसके बाद कुछ और जानकारियां अगर आप देखना चाहें तो वह अजाम का प्रथम सुल्तान माना जाता था, और 27 वर्ष की अवस्था में ये शासक बन गया। ये आपने पीछे देख ही लिया है, अपने भाई को हराकर ये सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। तारीख है गुजीदा, तारीख है गुजीदा एक ग्रंथ का नाम है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू तारीख है गुजीदा, ये किताब का नाम है। यहाँ पर कुछ कहा गया है, मतलब कुछ जिक्र किया गया है। तो इस किताब का ये कहना है कि सीस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद, ये सीस्तान का राजा था जिसका नाम था खल्फ बिन अहमद, ये कहाँ का रूलर था? सीस्तान का था। तो इसको हराया, और हराने वाला कौन था? महमूद था। तो इसे हराने के बाद ये सुल्तान की उपाधि को धारण करता है। और उसमें दिया हुआ है, जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि ये अपने भाई इस्माइल को हराने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण करता है, वो गलत है। यह सीस्तान के सम्राट या सीस्तान के रूलर खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद सुल्तान की उपाधि को धारण करता है, और ऐसा हमें लिखा हुआ कहाँ मिलता है? तो ये किताब है, किताब का नाम है तारीख है गुजीदा। और इतिहासकार जितने भी हुए हैं उन्होंने महमूद को सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना है। ये सही है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट रूलर था, पहला शासक था जो कि सुल्तान की उपाधि को, सुल्तान की टाइटल को होल्ड करता था। इसने हिरात, इसके अलावा बल्ख, बस्त और खुरसान, इन सब क्षेत्रों को जीता था। कौन कौन से क्षेत्र थे? हिरात था, इसे हिरात या हेरात के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बल्ख था, बस्त था और खुरसान था। ये क्षेत्र थे जिन्हें महमूद ने जीता था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने, बगदाद का खलीफा उस समय कौन था? अल कादिर बिल्लाह। उसने इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकारते हुए उसे यमीन उद दौला, इसे हम आगे देखेंगे भी, इसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब इस पे आधारित प्रश्न और भी आगे मिलेंगे। तो इसमें यह कहा गया था कि जो बगदाद के खलीफा होते हैं अल कादिर बिल्लाह, वो इन प्रदेशों पे, अब प्रदेश कौन कौन से? तो यही खुरसान वाला, बल्ख वाला, बस्त वाला और हिरात वाला, यहाँ पर महमूद के अधिकार को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। और खलीफा द्वारा किसी रूलर के अधिकारों को स्वीकार किया जाना ये बहुत बड़ी बात होती थी। वहाँ से अगर परमिशन मिल गई तो फिर खुदा की मर्जी ही मानिए, तो वही चीज़ थी। तो यहाँ पर इन्हें अधिकार को स्वीकार कर लिया जाता है और इसे यमीन उद दौला की उपाधि से नवाजा जाता है। मतलब बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को यमीन उद दौला की उपाधि, इसके साथ साथ अमीर उल मिल्लत की उपाधि से नवाजा था। 2 उपाधियां दी थी, 2 टाइटल से इसे सम्मानित किया था। एक तो यमीन उद दौला था। यमीन उद दौला का मतलब क्या होता है? साम्राज्य की दक्षिण भुजा, यानी साम्राज्य का दायां हाथ, दाहिना हाथ। वैसे ही अमीर उल मिल्लत का मतलब होता है धर्म का रक्षक। तो ये दोनों ही जो उपाधियां थी ये महमूद को दी गई थी बगदाद के खलीफा के द्वारा। और कब दी गई? जब उसने इन क्षेत्रों को जीत लिया। और कहा जाता है कि इसी अवसर पर महमूद ने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली थी। भारत के वैभव के बारे में महमूद ने बहुत कुछ सुन रखा था, और यहीं पर जब उसे इतनी सारी उपाधियां मिलती हैं तो उसका मन बढ़ जाता है, उसका दिमाग जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो भारत पर हमला करने की कसम खाता है। महमूद गजनबी ने फिर आक्रमण कब किया तो ये जानते ही हैं आप, 1003 से लेकर 1026 के बीच में अनेकों बार आक्रमण करता है। और अनेकों बार मतलब कितनी बार? तो 17 बार आक्रमण करता है। और भारतीय आक्रमणों को महमूद ने जिहाद का नारा दिया था। मतलब कहता था कि हम जिहाद कर रहे हैं। जिहाद का मतलब यह है कि काफिरों को हटा रहे हैं।
इस प्रकार का इसने नारा दिया था और इसने अपना नाम बुत शिकन रखा था। महमूद ने अपना नाम बुत शिकन घोषित किया था। बुत शिकन का मतलब यह है कि बुतों में शिकन लाने वाला, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो यह जो हिंदू मंदिर होते थे उनमें जाकर मूर्तियों को तोड़वाने का भी काम करता था। तो ये कुछ गलत चीज़ें थी। फिलहाल इसके बारे में और जानकारी हम लोग लेंगे। इस प्रश्न में इतनी ही थी, मतलब इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। इसमें यह कहा गया था कि इसे जुबली का महमूद कहा जाता है। 1 नवंबर 971 को इसका जन्म हुआ था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये अपने भाई को हराने के बाद धारण नहीं करता है, बल्कि जो इसमें दूसरे शासक का नाम है, और शासक का नाम क्या है? खल्फ बिन अहमद, जो कि सीस्तान का राजा था। तो उसे हरा कर ये सुल्तान की उपाधि से नवाजा जाता है या उसे धारण करता है। हालांकि ये ज़्यादातर जो इसकी जो मुहरे हैं, सिक्के हैं, इसके जो कॉइन्स हैं, उस पर इसका नाम एक ही तरीके का मिलता है, अमीर महमूद। यहाँ आप देख सकते हैं, ऑल्दो ओनली अमीर महमूद वाज इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स। इसके जो कॉइन्स हैं, इसके द्वारा जो चलाए गए सिक्के हैं, उस पर अमीर महमूद के नाम से ही इसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो सुल्तान के रूप में इसने अपने आप को लिखवाया नहीं कहीं। हाँ, सुल्तान की उपाधि को धारण जरूर किया था, ये हमने देखा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू द पर्पज ऑफ महमूद गजनवीज इन्वेशन ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महमूद गजनवी का जो भारत विजय का अभियान था या भारत पर आक्रमण का जो पूरा प्लान था, उसको यहाँ रेफरेंस में रखा गया है और उसके आधार पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ कथन दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। इससे पहले आपने इसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की है, सुना है इसके बारे में। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू मोहम्मद हबीब के अनुसार महमूद वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सुल्तान फ्रॉम खलीफा। जो महमूद था, यहाँ पे हबीब का कहना था, मोहम्मद हबीब का कहना था कि महमूद गजनवी ऐसा चाहता था कि सुल्तान की उपाधि से खलीफा उसे सम्मानित करे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था ताकि खलीफा द्वारा जब सुल्तान की उपाधि दी जाती है तो उसको ज़्यादा मान्यता मिलती है, ज़्यादा सम्मान मिलता है और उसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, इसलिए वो ऐसा चाहता था। ये कहना था मोहम्मद हबीब का। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि द इन्वेशंस ऑन इंडिया हैव बीन रिगार्डेड बाई महमूद कोर्ट हिस्टोरियन उत्वी एज जिहाद। मतलब महमूद के दरबार का जो हिस्टोरियन था, इतिहासकार था, उसका नाम था उत्वी। उसने इसे जिहाद का नाम दिया। जिहाद का नाम किसको दिया? जो भारत पर इसने चढ़ाई की थी, आक्रमण किया था, उसको महमूद के द्वारा जिहाद का नाम दिया गया था और उसके इतिहासकार उत्वी ने अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जफर, इतिहासकार जफर के अनुसार महमूद का पर्पज, महमूद का जो उद्देश्य था वह इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं था, इस्लामिक राज्य की स्थापना नहीं थी, बल्कि मनी लूटना था, यानी पैसे की लूटपाट करना था, धन संपदा को लूटना था। तो यह लुटेरा था, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब यह इस्लाम को फैलाने के उद्देश्य से, इससे पहले आपने खिलाफत साम्राज्य का जो विजय अभियान था उसको देखा था, तो उस टाइप का इसका कोई अभियान नहीं होता। ये लूटपाट के उद्देश्य से ही भारत में भी बार बार आता है। जो यहाँ का धन है, यहाँ की जो संपदा थी, प्राचीन काल में सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाता था और यहाँ के जो मंदिर थे वहाँ पे अकूत संपदा दफन थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धन वैभव लगा हुआ था। जैसे सोमनाथ का मंदिर जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा इसका शिकार बना। तो इस प्रकार के जो मंदिर थे वहाँ पे अपार संपदा रखी गई थी। जो मंदिर के गर्भगृह होते थे वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा रुपया, मतलब सोना चांदी और बहुत तरह के हीरे जवाहरात हुआ करते थे। तो उस वैभव ने महमूद गजनवी को आकर्षित किया और इसी चक्कर में वो बार बार आक्रमण करता है और अंत में सफल भी होता है। तो ये फिलहाल चीज़ें हैं। इसमें 2 इतिहासकारों का नाम दिया हुआ है, एक तो उसके दरबार का हिस्टोरियन था उत्वी और इसके अलावा हिस्टोरियन जफर का नाम दिया है और मोहम्मद हबीब का भी कथन दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। देख लीजिए, ये स्टेटमेंट है और ये आपके विकल्प है। ऑप्शंस आपने देखे, सभी सही हो सकता है या इसमें से कुछ ठीक हो सकता है, और ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि सभी सही है, जितना कहा है सब ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। पहला वाला ये सही है कि मोहम्मद हबीब का ऐसा कहना था, मतलब उसके अनुसार महमूद सुल्तान की उपाधि से खुद को नवाजा जाना चाहता था। हालांकि वो अपने सिक्कों पर अमीर महमूद के नाम से ही खुश रह लेता है, मतलब उसी नाम से अपने आप को संबोधित करवाता है। लेकिन फिर भी वह सुल्तान की उपाधि का इच्छुक था, लेकिन वो चाहता था कि ये सुल्तान की उपाधि वो खुद न धारण करे, बल्कि जो बगदाद के खलीफा हैं वो उस उपाधि से इसे नवाजें, ऐसा इसकी इच्छा थी। ये पहला वाला बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसका जो विजय अभियान था या जो इसके आक्रमण थे भारत पे, उसे जिहाद का नाम दिया गया और इसका जिक्र करने वाला महमूद का
एक दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था उतबी, इसे हम देखते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जफर के अनुसार, जफर कौन है? हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। तो जफर के अनुसार महमूद का पर्पज इस्लाम का प्रचार प्रसार या इस्लामिक राज्य की स्थापना नहीं थी, बल्कि यह धन की लूटपाट करने के उद्देश्य से भारत पर या कहीं भी चढ़ाई करता था। इसका जब ज़्यादा बड़ा उद्देश्य था वो लूटपाट था, और यही वजह थी कि राजा होने के सारे गुणों से संपन्न होने के बावजूद इसके अंदर अच्छा शासक होने का बहुत सारा गुण मौजूद था। ये चाहता तो बढ़िया शासक बन सकता था, लेकिन यहाँ पर जो इसका लोभ था, लालच था, इसकी जो लोलुपता थी, उसकी वजह से ये सिर्फ लुटेरे के तौर पे प्रतिष्ठित हो पाया। इसकी जो ज़्यादा अच्छी छवि बनी है वो लुटेरे के तौर पे बनी है। महमूद गजनवी का नाम आते ही दिमाग में लुटेरे की छवि ज़्यादा आती है और एक शासक की छवि कम आती है। हालांकि ये बनने के लिए लायक था, योग्य था, ये उस पद को डिजर्व करता था, लेकिन वो बना नहीं। तो लालच आदमी से बहुत कुछ करवाता है। फिलहाल ये जो प्रश्न है इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी डी वाला इसमें करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशल स्टेटस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ महमूद गजनवीज इन्वेशन। महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था भारत पे, यहाँ जो उसका हमला हुआ था, उस समय भारत की जो सामाजिक स्थिति थी उसके दायरे के बारे में विचार करिए। उस पर कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख लीजिए। तो पहला वाला जो इसमें है उसमें कहा गया है कि इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। जिस समय महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है उस समय भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी 4 क्लासेस में यानी 4 वर्णों में विभाजित रहती है, 4 वर्गों में बटी हुई होती है। इसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें कहा गया है कि वैश्य एंड शूद्र, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों के बारे में आपने जो प्राचीन इतिहास है उसमें पढ़ रखा है। 4 वर्णों में हमारे समाज को प्राचीन युग में बांटा गया था, और जो 4 वर्ण बटे, शुरुआत में तो ये कर्म आधारित व्यवस्था होती थी, मतलब जो आदमी जैसा काम करता था उसको उस वर्ण में बांट दिया जाता था या रख दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये वैदिक काल की बात हो रही है, तो जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है यानी बाद वाला समय आता है, तो उस समय ये वर्ण व्यवस्था स्थायी हो जाती है, मतलब जन्म आधारित हो जाती है। जो जिस कुल में पैदा हुआ उसी कुल का होकर रह जाएगा, चाहे वो काम जो भी करे, और वो कोई दूसरा काम कर भी नहीं सकता। मतलब 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बारे में हमने देखा था। तो ये जो 4 वर्ण थे इनके अलग अलग काम बटे हुए थे। जैसे ब्राह्मण जो था वो पूजा पाठ कराने का और ज्ञान देने का काम करता था, मतलब वो पढ़ाने, अध्ययन अध्यापन का काम करता था, और साथ में पुरोहित का काम करता था। पूजा पाठ करवाने का काम, जो जिम्मेदारी थी वो ब्राह्मणों की होती थी। आज के समय में भी इसका जो एक ढांचा है, टूटा फूटा ही सही, लेकिन एक ढांचा मौजूद है, और ये जाति व्यवस्था की नींव डालता है, जो कि कतई सही नहीं है। इसका विरोध किया जाना चाहिए, और यही वजह है कि जो सनातन संस्कृति है वो कमजोर पड़ जाती है। फिलहाल तो ये जो ब्राह्मण थे ये ऐसा काम करते थे। फिर क्षत्रिय जो थे वो, उनका काम रक्षा करना होता था, उनका काम रक्षक के तौर पे होता था। वो राजा बनते थे, सेनापति बनते थे, सैनिक होते थे, मतलब उनका टोटल काम जो था वो युद्ध लड़ना होता था और समाज को सुरक्षित करना होता था, ऐसा यहाँ पे जिक्र किया गया था। वैश्य जो होते थे उनका काम व्यापार करना होता था, ये सामानों को बेचते और खरीदते थे, यह बाजार उपलब्ध करवाते थे लोगों को ताकि लोग अपनी जरूरत के सामान खरीद सके। इसके बाद जो शूद्र होते थे, ऐसा माना जाता था कि वो सेवक के रूप में, सेवक की भूमिका निभाएंगे, तो उनका काम सेवा करना होता था, वो दास के रूप में मौजूद होते थे। ऐसा यहाँ पे परंपरा थी, ये प्राचीन युग की बात की जा रही है। तो ऋग वैदिक काल में ये परंपरा उतनी जटिल नहीं रहती है। वहां पर सिर्फ ऐसा मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, मान लीजिए कोई सेवा करने का काम कर रहा है तो वो शूद्र में आ गया, कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो वो ब्राह्मण हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कुल में पैदा हुआ है। कोई अगर रक्षा कर रहा है, तलवार लेकर या डंडा लाठी लेकर एक समूह को बचाने का काम कर रहा है या गांव की रक्षा कर रहा है, तो वो क्षत्रिय बन गया। कोई सामान बेच रहा है तो वो वैश्य बन गया। इस प्रकार से होता था। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जब उत्तर वैदिक काल आता है तो ये जन्म आधारित हो जाता है। मतलब एक पढ़ने पढ़ाने वाला जो आदमी है, यानी अध्ययन अध्यापन करने वाला जो व्यक्ति है, मतलब ब्राह्मण है, उसके कुल में अगर कोई संतान जन्म लेगी और वो निरी मूर्ख ही क्यों ना हो, तो वो ब्राह्मण ही कहलाती थी। ब्राह्मण का मतलब क्या? ज्ञानवान। तो यहाँ पर उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता था, जानकारी से कोई मतलब नहीं होता था। उसका मतलब इससे होता था कि आपके पिता और माता जो है वो ब्राह्मण कुल के हैं तो आप भी ब्राह्मण हैं, या आपके माता पिता जो है वो वैश्य कुल के हैं या शूद्र हैं। मान लीजिए शूद्रों का ही उदाहरण ले लिया जाए, जिनकी सबसे खराब स्थिति उस समय थी, उन्हें सबसे ज्यादा कुचला जाता था बड़े वर्गों के द्वारा। तो जो शूद्र होते थे, तो मान लीजिए कि एक कोई बालक है वो पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा होने की वजह से वह चाहे तो अपना जो ज्ञान है, अपनी जो जानकारी है वो दूसरों को दे सकता है, मतलब पढ़ाने लिखाने का काम कर सकता है। लेकिन अगर उसने शूद्र कुल में जन्म लिया है तो वो ऐसा नहीं कर सकता था, उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह की परंपरा डेवलप हो गई और ये काफ़ी बुरी स्थिति थी।
तो यहाँ यही कहा गया है कि इंडियन सोसाइटी जो थी ये 4 क्लासेस में बटी हुई थी, यानी 4 वर्गों में बटी हुई थी। और यहाँ पर वैश्य और शूद्र इन दोनों के बारे में कहा गया है कि डिड नॉट हैव द राइट टू रिसीव डिवाइन नॉलेज। जो दैवीय ज्ञान होता था या जो आध्यात्मिक ज्ञान होता था उसकी प्राप्ति का अधिकार वैश्यों और शूद्रों के पास नहीं था। आप देख लीजिए खुद कि कितना बड़ा भेदभाव होता था। शूद्रों को और स्त्रियों को, जो उत्तर वैदिक काल और उसके बाद वाला समय होता है उसमें स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। स्त्रियों की भी वही दशा होती है और जो निम्न वर्ग मान लिए जाते हैं, मतलब 4 वर्णों में जो ऊंचे वाले वर्ग होते हैं उनके द्वारा जो नीचे वाले वर्ग माने जाते हैं, ऐसा मान्यता है, सिर्फ ये कोई मतलब अथॉरिटी नहीं है किसी की। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें धार्मिक ग्रंथों को छूना भी नहीं चाहिए, अगर ये छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएगा। इस प्रकार की परंपराएं थी, ये रूढ़िवादिता थी। तो यहाँ यही कहा गया है कि जो वैश्य और शूद्र होते थे उन्हें डिवाइन नॉलेज प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि अलबरूनी कास्ट शूद्र अत्यंज। अलबरूनी ने शूद्रों को अत्यंज कहा है, शूद्रों को अत्यंज में शामिल किया है। अब अत्यंज क्या होता है वो भी देखेंगे। इसके बाद विडो मैरिज वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड, मतलब जो विधवा विवाह था उसका कोई प्रचलन नहीं था। ये हम कब की बात कर रहे हैं? तो महमूद गजनबी के भारत पे आक्रमण के समय की बात कर रहे हैं। मतलब उसने जिस समय आक्रमण किया उस समय भारत की सामाजिक दशा कैसी थी उसके बारे में हमें जानना है। तो 4 कथन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। जो करेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी है। ये आपके ऑप्शन है, 3 यहाँ आप देख रहे हैं और एक चौथा यहाँ छिपा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ठीक हो सकते हैं, देख कर बताइए। इसमें प्रश्न आपके सामने है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी 1, 2 और 4 ओनली इसमें करेक्ट है। जो करेक्ट हो उसकी तलाश करनी थी। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों ही करेक्ट है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला एकदम सही नहीं है। तीसरा है कौन सा? तो देखिए, अलबरूनी ने शूद्रों को अत्यंज कहा था, अत्यंज के नाम से संबोधित किया था, ये गलत है, ये जानकारी सही नहीं है। बाकी जो है वो एकदम ठीक है कि महमूद गजनबी के आक्रमण के समय जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय इंडियन सोसाइटी 4 क्लासेस में डिवाइड थी। इसके बाद ये भी सही है कि वैश्य और शूद्रों को उस समय डिवाइन नॉलेज प्राप्त करने का राइट नहीं होता था, अधिकार नहीं होता था। और विडो मैरिज जो थी वो भी यहाँ पर प्रचलन में नहीं थी, विधवा विवाह नहीं होता था। विधवाओं की जो दशा थी वो बहुत बुरी थी, उन्हें एकदम से जीवन से नकारा मान लिया जाता था। जीवन के जितने सुख होते हैं वो उनके लिए नहीं होते थे। उन्हें न तो अच्छा खाना खाने की इजाज़त होती थी, न ही वो अच्छे कपड़े पहन सकती थी और न ही स्वतंत्रता से जी सकती थी। अपनी मर्जी से वो कोई काम नहीं कर सकती थी। उनकी स्थिति एकदम खूंटे में बंधी गाय जैसी होती थी। तो ये वाली स्थिति थी। अब इसमें ये तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है अलबरूनी के बारे में जो कहा गया है वो सही नहीं है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें जो आंसर था वो सी वाला था। एक्सप्लेनेशन देखिए, इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस। भारतीय समाज 4 क्लासेस में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण जो थे वो ज्ञान देने का काम करते थे और प्राचीन युग में ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। क्षत्रिय जो है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुई है, इसीलिए बाहुबल में इनका भरोसा है। वैश्य जो है वो ब्रह्मा जी की जंघाओं से पैदा हुए हैं और जो शूद्र है वो ब्रह्मा जी के यानी परमपिता के चरणों से पैदा हुए हैं। यहाँ पर ऊंचापन और नीचापन दिखाने का ये जरिया था। ये कितना सही है और ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो अभिजात्य वर्ग था, उच्च वर्ग था जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे, वो चूंकि पढ़े लिखे ज़्यादा उस समय होते थे तो वो जताने की कोशिश करते थे कि हम बहुत ऊंचे वाले हैं और तुम बहुत नीचे वाले हो। और इसी वजह से ऐसा बताया गया कि देखो भैया, पैर जो है वो नीचे होता है और मुंह जो है वो ऊपर होता है, तो हम लोग मुख से पैदा हुए हैं और बाँह से पैदा हुए हैं और तुम लोग पैर और जंघा से पैदा हुए हो, तो तुम लोग नीचे वाले हो, अपनी औकात में रहो, ऐसा यहाँ पे जताने की कोशिश की जाती थी। ये काफ़ी बड़ी बुराई थी और अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है। ये भेदभाव का सबसे बड़ा जरिया बन गई। इसका जो शुरुआत हुई थी, मतलब इसका जो उद्देश्य था शुरू करने का, वो भले ही अच्छा रहा हो सकता है उसमें कुछ भलाई रही हो, लेकिन बाद में ये जिस रूप में आ गई वो कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल यहाँ पर जो इंडियन सोसाइटी थी, भारतीय समाज था, वो 4 क्लासेस में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द ब्राह्मण हेल्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी एंड द शूद्र हेल्ड द लोवेस्ट पोजीशन। यहाँ वही बताया गया है कि ब्राह्मण का इसमें सोसाइटी में, समाज में सर्वोच्च स्थान होता था। ये पूजनीय होते थे, भले ही इनके कर्म जो है वो एकदम आखिरी क्वालिटी के गिरे हुए हों। अच्छे भी होते थे, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ खराब कर्म वाले भी तो हो सकते हैं, लेकिन इनका जो समाज में दर्जा था वो पूजनीय का होता था। अब जो मंदिरों के पुरोहित और पुजारी होते थे वो 1 नंबर के लालची होते थे, उन्हें लालच ने जकड़ रखा था
और जकड़ रखे होने की वजह से वो सिर्फ शोषण करते थे, लोगों को तरह तरह से उल्लू बनाते थे, अंधविश्वास फैलाते थे और उसके बदले में अपनी मोटी कमाई करते थे। इस प्रकार की प्रथा निकल पड़ी थी, अनेक बुराइयां फैल गई थी। और जो शूद्र होते थे उन्हें दासों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती थी, उनसे मुफ्त में काम करवाया जाता था और इनकार करने पर मार भी पड़ती थी। समाज में गिरा हुआ दर्जा प्राप्त था। तो ये सब चीजें उस समय थी। इसके बाद बेनिथ दीज 4 वर्णास was a vast community of human being which अल-बरूनी called अत्यंज। मतलब ये जो 4 वर्ण थे, इनके अलावा भी एक बड़ी सी कम्युनिटी थी, एक बड़ा सा दायरा था, बड़ा सा समाज का क्षेत्र था जो कि अलग था। मतलब मनुष्यों का एक बड़ा दायरा इनसे अलग था। ये जो 4 वर्ण थे, इनके अलावा भी कुछ लोग होते थे। ऐसा नहीं था कि पूरी मानव सभ्यता को 4 वर्णों में बांट दिया गया। मनुष्य के कुछ वर्ग जो थे वो इन 4 वर्णों में बटे हुए थे और एक बड़ा हिस्सा जो था वो अभी भी इससे रिक्त था, बचा हुआ था। तो ऐसे लोगों को जो कि इन वर्णों में नहीं आते थे, इन वर्णों के दायरे में नहीं आते थे, उन्हें अल-बरूनी ने अत्यंज कहा है। और वहां दिया हुआ था, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि अल-बरूनी ने जो शूद्र होते थे उन्हें अत्यंज कहा है। नहीं, जो 4 वर्ण थे उनमें अत्यंज का कोई नाम नहीं आता है। अत्यंज का मतलब क्या, ये अधिक होते थे, एक्स्ट्रा होते थे। तो यहाँ अत्यंज के नाम से उन्हें संबोधित किया गया है। दे वर नॉट काउंटेड इन एनी कास्ट। इन्हें किसी भी जाति में शामिल नहीं किया जाता था। ये उस समय की बात है। तो उन्हें मतलब ये जो अत्यंज होते थे, इन्हें किसी भी कास्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता था, ये अलग ही होते थे। अब ये होते कौन थे और ये किस तरह के काम करते थे, इस पर आधारित अगला प्रश्न है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और इसमें सिर्फ तीसरा वाला इनकरेक्ट था, बाकी जितने हैं वो सभी सही थे, पहला, दूसरा और चौथा। और इसके आधार पे हमने सी वाले ऑप्शन का सिलेक्शन किया है। चलते हैं अगले वाले पर, अगले वाले प्रश्न की ओर, और देखते हैं कि अत्यंज होते क्या थे, मतलब ये कौन लोग होते थे। तो देख लीजिए, हु वर नॉट इंक्लूडेड इन द 8 क्लासेस और यूनियन ऑफ अत्यंज। यहां पर हमें यह बताना है कि अत्यंजों की जो 8 क्लासेस होती थी, अत्यंज एक पूरा समाज का वर्ग था, छोटा सा वर्ग था। मतलब 4 वर्णों के अलावा जो अन्य लोग होते थे उन्हें इस दायरे में ले आया जाता था। तो इसमें भी 8 भाग बटे हुए थे, 8 क्लासेस थी। तो 8 क्लासेस में इनमें से कौन से नहीं आते हैं, जो नीचे नाम दिए हुए हैं ये पेशे हैं, मतलब ये पेशे के तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि लोहे का काम करने वाला लोहार होता था, सोने का काम करने वाला सोनार होता था, कपड़े धोने वाला धोबी होता था। इस प्रकार से पेशे वाले लोग बटे हुए थे, ये अलग अलग काम करते थे, उसी के आधार पर इनका नाम रख दिया गया। तो ये अत्यंजों के 8 वर्गों में शामिल है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ यही पूछा है कि इनमें से कौन से या कौन सा, यहाँ एक ही होगा क्योंकि एक का ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है 8 क्लासेस में जो कि अत्यंजों के लिए डिवाइड की गई थी। देख लीजिए, ब्लैक स्मिथ है, वाशरमैन है, मैजिशियन है और फिशरमैन है। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या, लोहार, गोल्ड स्मिथ का मतलब सुनार। तो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ यानी लोहार की बात की जा रही है, धोबी की बात की जा रही है, वाशरमैन। इसके बाद मैजिशियन यानी जो जादूगर होते थे, तमाशा दिखाने वाले, और फिशरमैन यानी मछुआरे। अब आपको ये बताना है कि अत्यंजों के वर्ग में, अत्यंजों की जो क्लासेस होती थी, 8 वर्ग होते थे, उसमें कौन से शामिल नहीं है। देख लीजिए, और विकल्प आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी पहला, वन ओनली। यहां पे नॉट इंक्लूडेड की बात किया गया है, तो जो नॉट इंक्लूडेड है उन्हीं को देखना था। तो ब्लैक स्मिथ इसमें शामिल नहीं था, लोहार इसमें सम्मिलित नहीं था। बाकी वाशरमैन, मैजिशियन मतलब मैजिशियंस जो होते थे, और जो फिशरमैन होते थे, वो सब अत्यंज का हिस्सा थे, मतलब इस 8 क्लासेस में वो आते थे। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी वन ओनली। जो नॉट इंक्लूडेड हो उसी को खोजना था, इसका ए वाला करेक्ट होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, 8 क्लासेस और एसोसिएशंस ऑफ अत्यंज। ये जो अत्यंजों की एसोसिएशन थी या 8 क्लासेस थी, वो कौन कौन सी हैं? तो वाशरमैन है, मैजिशियंस है, फिशरमैन है, इसके अलावा कोबलर्स हैं, बुल्स हैं, ब्रेडर्स हैं, इसके अलावा सेलर्स हैं और फॉलर्स हैं। ये अलग अलग पेशे थे। द लोवेस्ट क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी विच वर आल्सो बिलो अत्यंज विच इंक्लूडेड हादी, डोम एंड चंडाल एंड यहाँ पे बहंतु होना चाहिए। ये जो है ये बहंतु होगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे डोम है, हादी है, चंडाल है और बहंतु, ये घुमक्कड़ लोग होते थे और ये वही काम करते थे जो कि डर्टी होता था, यानी डर्टी वर्क को करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया रहता था, या ऐसा माना जाता था कि ये पेशेवर ऐसा ही काम करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ अत्यंजों की जो 8 क्लासेस हैं, 8 क्लासेस हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है, उसे आपने देखा, इतने सारे हैं, वाशरमैन से लेकर पूरा जो फॉलर्स तक हैं, पूरे जितने हैं सब अत्यंज हैं।
इसके अलावा कुछ और निम्न वर्ग होते थे, लोअर एकदम लोवेस्ट क्लास होती थी। ये बांटा गया है, लोवेस्ट वो होते नहीं थे, वो भी इंसान ही होते थे, लेकिन यहाँ जो बंटवारा किया गया है उसके हिसाब से वो लोवेस्ट होते थे। तो इंडियन सोसाइटी में इस प्रकार के जो लोग होते थे वह अत्यंजों से भी नीचे होते थे, उनका जो स्थान होता था वो अत्यंजों से भी नीचे होता था। इसमें हादी आते थे, डोम आते थे। डोम कौन होते हैं? जो शवदाह करते हैं, मतलब लाशों को फूंकने का काम करते हैं। शमशान पे इनकी नियुक्ति होती थी। इसके बाद चंडाल होते थे, यह भी इसी प्रकार का निकृष्ट काम करने के लिए नियुक्त किए गए माने जाते थे। इसी प्रकार से बहंतु होते थे। तो ये जितने भी हैं इन्हें अछूत माना जाता था। अगर ये किसी को छू लेते थे तो बदले में इनकी जान ले ली जाती थी या इन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता था। तो इस प्रकार की यहाँ क्रिया होती थी। तो ये बहुत ही निम्न वर्ग में गिने जाते थे। इस प्रकार से बहुत बड़ा भेदभाव वहाँ व्याप्त था। कोई भी संस्कृति या कोई भी सभ्यता जब कमजोर पड़ने लगती है तो उसमें इस तरह के लक्षण उभरने लगते हैं। एकता का अभाव होने लगता है। और एकता का अभाव किस लिए होने लगता है? क्योंकि यहाँ पर भेदभाव फैल रहा था। समाज में अलग अलग लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत गहराई से फैल चुका था। और ऐसे में जो यहाँ पे एकता थी, इनके बीच में जो एकजुटता थी वो भंग होने लगी थी। इनमें मतभेद पैदा होने लगा था, आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे थे। और इसका फायदा उठाकर जो बाहरी आक्रमणकारी जैसे महमूद जैसे लुटेरे यहाँ आकर भारत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाते हैं। सब अपने अपने नशे में चूर थे और भारत को लूट कर वो ले गया। इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये बुराइयाँ कभी भी किसी देश के लिए भला नहीं कर सकती, किसी भी देश को उन्नति के रास्ते पर नहीं ले जा सकती। और भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ। शक्ति संपन्न होते हुए भी, मतलब हमारे पास इतनी ताकत थी कि हम किसी भी लुटेरे को घुसने नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ के राजा आपस में ही लड़ने से फुर्सत पाए तब ना। तो इस वजह से ऐसा हुआ। फिलहाल इस प्रश्न को हमने देखा और इसमें आंसर होगा ए वाला, यानी वन वनली ब्लैक स्मिथ इसमें जो अत्यंज है उसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने यहाँ इस वीडियो में देखा। 46 नंबर के क्वेश्चन से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।